हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूं और वही चल रहे हैं 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिनमें नए नए अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, नई नई घटनाएं हो रही हैं, सारा डिटेल बताऊंगा और उनसे जुड़े हर वो महत्वपूर्ण तथ्य का एनालिसिस करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और साथ ही आप प्ले लिस्ट में मेरे बहुत वीडियो पड़ी हैं, उनको भी देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, करने की जिससे मेरा हौसला बढ़े। तो चलिए समझते हैं इन प्रश्नों को। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चलो ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर होगा बिल नेल्सन। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल नेल्सन। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल नेल्सन। हाँ जानिए, नासा के नए अध्यक्ष बने हैं बिल नेल्सन, याद रखना है। नासा पर जरा नजर डाल लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस और एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जानिए, नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को अमेरिका में हुई थी। उस समय अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने किया था। उस समय इसकी स्थापना अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने किया था। इसका हेड क्वार्टर जो है वह वाशिंगटन में है और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रबंधन। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रबंधन। ये है नासा का फुल फॉर्म। हाँ, अब चलिए WHO के नए डीजी कौन बने हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ध्यान रखना है, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस जो है WHO के नए महासचिव बने। दरअसल पहले भी यही थे, फिर इनको दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखना है, टेड्रोस अधनोम जो है घेब्रेयेसस पुनः दूसरी कार्यकाल के लिए WHO के नए महानिदेशक बने हैं। तो जरा इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डालेंगे। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। जानिए, पहले अफ्रीकी हैं जो इथियोपिया के रहने वाले हैं। यह जानिए, WHO के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी कौन है? तो है टेड्रोस अधनोम। एक आनंद रहने वाले हैं, इथियोपिया के रहने वाले हैं और WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। यह दूसरी बार 5 सालों के लिए WHO के नए डीजी बने, दूसरा कार्यकाल है। तो जान लेते हैं, WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उसी तिथि को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब चलिए, हाल ही में यूरोपीय संसद की अध्यक्ष का निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? हाल ही में यूरोपीय संसद की अध्यक्ष का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? तो जानिए, डेविड सासोली जो थे यूरोपीय संसद के निवर्तमान अध्यक्ष थे, उनका निधन हो गया है। तो जान लेते हैं जरा इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जानिए, डेविड सासोली 2009 में पहली बार यूरोपीय संसद के अध्यक्ष बने थे, 2014 में उपाध्यक्ष बने थे। ये इटली के रहने वाले थे। डेविड सासोली इटली के रहने वाले थे। 2009 में पहली बार यूरोपीय संसद के अध्यक्ष बने, 2014 में उपाध्यक्ष बने और फिर बने थे अध्यक्ष। जरा इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। डेविड सासोली ने अपनी पत्रकारिता के दौरान 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का गिरना देखा था। डेविड सासोली ने अपनी पत्रकारिता के दौरान 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरना देखा था। ये भी ध्यान रखेंगे, यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में है। यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में है। यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में है। यह खुद को यूरोपीय लोकतंत्र का हृदय बताता है। यह खुद को यूरोपीय लोकतंत्र का हृदय बताता है। यह खुद को यूरोपीय लोकतंत्र का हृदय बताता है। हाँ जानिए, यूरोपीय संसद को जो है अपने को यूरोपीय लोकतंत्र का हृदय बताता है, यूरोपीय संसद। डेविड सासोली जो थे सेंटर लेफ्ट प्रोग्रेसिव अलायंस ऑफ सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स के सदस्य थे। सेंटर लेफ्ट प्रोग्रेसिव अलायंस ऑफ सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स के सदस्य थे डेविड सासोली। IPL 2012 इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? जानते हैं IPL का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। हर साल होता है 2009 से।
तो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा तो जानिए, अब हुआ टाटा ग्रुप। पहले वीवो के पास था, अब टाटा ग्रुप 2 सालों के लिए इसका टाइटल स्पॉन्सर होगा। अब आईपीएल को टाटा आईपीएल कहा जाएगा। आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग और आईपीएल के अध्यक्ष हैं ब्रिजेश पटेल। आईपीएल के अध्यक्ष हैं ब्रिजेश पटेल। अब चलते हैं, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? याद रखना है, उड़ीसा का एक गंजम जिला है, इसने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। वहां के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ध्यान रखेंगे आप। लीजेंड्स लीग क्रिकेट एलएलसी ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? एलएलसी में किस महिला क्रिकेटर को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा झूलन गोस्वामी को। झूलन गोस्वामी को एलएलसी का ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उद्देश्य क्या है? एलएलसी की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एलएलसी का उद्देश्य है। एलएलसी की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह उन्हें झूलन गोस्वामी को बनाया गया है। चलिए अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर है। किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? याद रखना है, असम सरकार ने। असम सरकार ने यह जारी किया है। जानते हैं औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। घड़ियाल जिसे गेबियल कहते हैं, यह एक जान लेते हैं जरा कैसा घड़ियाल है तो जानिए इस घड़ियाल को हम कहते हैं गेबियल। यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थूथन के कारण अन्य से अलग होता है। इसका थूथन बहुत लंबा होता है, सुई जैसा बहुत लंबा होता है इसका थूथन, इसीलिए अन्य से यह अलग होता है। यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है और यह अपने लंबे पतले थूथन के कारण अन्य से अलग होता है, इसे कहा जाता है गेबियल। अब चलते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी है? याद रखना है, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी है। तो जरा जान लेते हैं जल्लीकट्टू क्या है तो जानिए, जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई होती है, जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। यानी जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल, ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई होती है, ये ध्यान रखना है। चंपा नाम से मशहूर किस कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चंपा नाम से मशहूर किस कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? याद रखना है, चंद्रशेखर पाटिल का। चंद्रशेखर पाटिल को चंपा नाम से जाना जाता था और यह मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर थे जिनका हाल ही में बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है 83 वर्ष की उम्र में। अब चलते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान नीमस द्वारा, जानिए नीमस जो होता है इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान, इसके द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है? हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान नीमस द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है? याद रखना है, फ्रांस ने हरी झंडी दिखाई है। फ्रांस में हरी झंडी दिखाई है। नीमस क्या है? नीमस अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है। नीमस क्या है? नीमस के तत्वाधान में आयोजित हुआ था भारत का पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान फ्रांस में, जिस रक्षा मंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। तो नीमस क्या है? नीमस अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है। नीमस को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान। अब जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को। उद्देश्य क्या है? भारत के युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों के महत्व को फैलाना।
इसका उद्देश्य है भारत के युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों के महत्व को फैलाना ही राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य है। और यह 1984 से मनाया जाता है। जरा नजर डाल लेते हैं विवेकानंद के पर भी। जानिए, इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त, विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त है और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था। जानते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और इसमें विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसे विदेशी न्यूज़पेपरों ने लिखा था स्टॉर्म मंक, यानी तूफान आया है सन्यासी का। अब ध्यान दीजिए, आईएमएफ के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? आईएमएफ के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखना है, पियरे ओलिवियर गौरीचंद्स जो हैं आईएमएफ के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। यह गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। पहले गीता गोपीनाथ थी आईएमएफ की नए निदेशक, पर उनके स्थान पर हुए हैं पियरे ओलिवियर गौरीचंद जो हैं आईएमएफ के नए निदेशक बने। तो जरा जानिए, गीता गोपीनाथ पहली उप प्रबंध निदेशक बनी है आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक आपसे पूछे तो ध्यान रखना है, वो है गीता गोपीनाथ। हाँ, इनके बनने के बाद ही पियरे ओलिवियर गौरीचंद को नया निदेशक बनाया गया है। जान लेते हैं जरा आईएमएफ क्या है। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाँ, इसका अंतर्राष्ट्रीय वित्त कोष का हिंदी अर्थ है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके सदस्य देश हैं 190। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके सदस्य देश हैं 190। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन पूछता है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या? स्थापना का उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, निर्धनता कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। इसका उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, निर्धनता कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।